यस, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे आज अपने टॉपिक हिंदी ग्रामर से। हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जब यदि आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, चाहे है या DSSB है या किसी और एग्जाम्स में, उन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और हेल्प करता है आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक लिया है जिसका नाम है संधि विच्छेद। शुरुआत करेंगे संधि विच्छेद से और संधि के कितने भेद होते हैं और किस तरह से हम संधि को विच्छेद करते हैं, है ना। विच्छेद, संधि विच्छेद या संधि को विग्रह करना, वो सब हम आगे देखेंगे और ये आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम्स में जिसमें संधि विच्छेद आता है या संधि करना आता है, उसमें आप किस तरह से संधि करेंगे ये जान पाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है संधि, संधि का मतलब होता है मिलन। मिलन कह सकते हैं या फिर जोड़ कह सकते हैं, ठीक है। संधि है, ठीक है। तो संधि क्या है? संस्कृत का शब्द है जिसमें आप देखेंगे कि दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ण, वर्ण में क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। आगे हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे संधि के प्रकार आएंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे स्वर संधि और व्यंजन संधि भी, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, संधि क्या है? निरर्थक अक्षरों से मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। जैसे निरर्थक में से ऐसे अगर बोला जाए तो आगे अगर देखेंगे तो दो शब्द होंगे, दोनों निरर्थक होंगे। जैसे ये क है, ठीक है, और म है, ठीक है। तो दो दो को जोड़ करके मिला तो ये निरर्थक शब्द है और इन दोनों को मिला करके जो शब्द बनता है वो संधि है। मीन्स की क और म दो को मिला करके बना कम, है ना। या फिर एक और अगर तीन मिला दे तो यहाँ पे अगर ल लिख दे तो ये हो जाएगा कमल, ठीक है। तो इस तरह से होता है ना। तो संधि जो होता है उसमें प्रायः जो शब्द होते हैं छोटे होते हैं, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे अर्थों में संधि को क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल, मिलन या मेल, ठीक है। और दो अक्षर से मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो पहला संधि का डेफिनेशन ये, अगर कोई इस वाले डेफिनेशन से अगर नहीं समझ पाया हो तो दूसरे शब्दों में जो लिखा गया है डेफिनेशन उससे समझ पाएंगे बड़े आसानी से। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, तीसरे मीन्स की सरल शब्दों में अगर कहें तो दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और भी संधि कैसे हम लोग करते हैं। आप देखते हैं तो संधि जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक सम प्लस धी, ठीक है। तो सम प्लस धी बन के बना संधि, ठीक है। तो दो शब्दों के मिलन से संधि बना है, मीन्स की शब्दों का मेल या समझौता, ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि पहले मैंने बताया कि दो वर्णों के मिलन जो है उससे निकटता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब दो वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होगा या उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं, है ना। अन्य अन्य डेफिनेशन में देखेंगे कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि संधि विच्छेद या संधि करने में आपको हेल्प करने वाला है
वो यही है। क्या कहा जा गया है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जब आपस में मिलते हैं तो उसमें एक परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको हेल्प करेगा आगे अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, और इससे मिलन से जो तीसरा शब्द बनता है ना, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो तीसरा शब्द बनता है, यह उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये है आपका संधि का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं संधि विच्छेद पे। ठीक है, पहले हमने देखा दो वर्णों के मेल को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दो वर्णों को अलग अलग करते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे संधि विच्छेद लिखा हुआ है। क्या कहा गया कि किसी पद को उसके मूल रूप से अलग कर देना संधि विच्छेद है ना, कि मूल रूप से अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है ना। अर्थात संधि जो है किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हिम प्लस आलय तो हिमालय हुआ। यहाँ पे पहले जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था आपको, जैसे हिम और आलय की बात यहाँ पे की जा रही है, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय क्या हुआ, हिमालय। तो इसमें अ और आ का मिलन है, तो अ जो है ये स्वर ध्वनि है और आ भी स्वर है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ और आ दो स्वर है, दो स्वरों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि के प्रकार में हम लोग देखेंगे। दूसरा है हमारा संधि विच्छेद, है ना। तो अब ये संधि विच्छेद था, ये संधि था और अब ये संधि विच्छेद है। देखेंगे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ये क्या है, पहला वाला हमारा संधि था और दूसरा विच्छेद है। विच्छेद में आप देखेंगे कि ई प्लस अ आया है। ठीक है, ये भी स्वर है, स्वर के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आप संधि समझ गए कि दो यहाँ पे शब्दों के मेल को मिलाया गया है और उससे एक नया शब्द बना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे कि दो को विग्रह किया गया है, अलग किया गया है। ठीक है, तो ये संधि, पहले वाला संधि और दूसरे वाला विच्छेद हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं संधि के भेद। ठीक है, तो संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के तीन भेद हैं या तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जो करेंगे वो होगा हमारा स्वर संधि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और स्वर संधि देखते हैं कि क्या होता है स्वर संधि। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वर को देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर क्या होता है ना। तो अब स्वर क्या होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वह क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है, स्वर वर्ण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है अ आ ई उ ए ऐ ओ, ये सब क्या है, ये सब स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे तो क्या कहा गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड हैं जो एक्सेप्शनल वर्ण है। ठीक है, जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो क्या चर्चा की गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि री हिंदी का उच्चारण है, जिसमें उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है लेकिन लेखन की दृष्टि से ये स्वर है। तो एक ये ध्यान रखना है आपको कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है लेकिन लेखन की दृष्टि से स्वर है। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए तो अब देखेंगे इसी प्रकार अ, जैसे अंग्रेजी के डॉक्टर, यहाँ पे अ लगा हुआ है, कॉलेज, नॉलेज आदि शब्दों में उच्चारण के कारण स्वर के रूप में प्रचलित हो गया है ना। मीन्स कि ये जो है
डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज, ये सब जो है ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर हैं, लेकिन ऐसे औ जो है क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है इसे, और री को भी लिख रखा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। नोट क्या है वो देखिए। मानक रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? मानक रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में कई जगह स्वर के रूप में लिखा जाता है जो कि गलत है, जैसे कि अंग है, विसर्ग है, जैसे अ है, ये सब अनुस्वार है, ये सब क्या है, स्वर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे व्यंजन, ठीक है। तो पहला हमने देखा स्वर, अब हम लोग आते हैं व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कि जो वर्ण स्वर नहीं होंगे वो व्यंजन होंगे, जाहिर सी बात है कि जो स्वर नहीं होंगे वो क्या होंगे, व्यंजन होंगे, ठीक है। तो स्वर नहीं वो व्यंजन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो, है ना, या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि क, च, ट, त, फ, है ना, प, ये सब क्या है, सभी व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45। ये कभी कभी आपके एमसीक्यूज वाले में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिएगा इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 10, ठीक है, और व्यंजनों की संख्या 35 होती है। देखेंगे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। इसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी अगर चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं और बार बार इस लेक्चर को देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे स्वर संधि की, है ना, क्योंकि हमने स्वर और व्यंजन देखा। आगे विसर्ग की भी चर्चा होगी, विसर्ग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आते हैं और देखते हैं यहाँ पे स्वर संधि। तो क्या है स्वर संधि में, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, क्या स्वर संधि में क्या है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है, स्वर है, स्वर वर्ण है। और इन स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल होता है या जो परिवर्तन होता है उनके मेल से, उससे हम लोग यहाँ पे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। और जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में स्वर संधि का डेफिनेशन, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले यहाँ पे देखा, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान में रखिएगा, यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्वर संधि से, और बाकी यहाँ पे जो विग्रह है और संधि है उससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं स्वर संधि के, ठीक है। आप देखेंगे कि दो अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं, दो अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि विद्या है और दूसरे तरफ अर्थी है, मीन्स की विद्या को अर्थ ग्रहण करने वाला अर्थात विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद है सूर्य प्लस उदय, इन दोनों को मिलाकर बना सूर्योदय, ठीक है।
मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, ठीक है। महा प्लस ईश महेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इसका महेश का विग्रह या महेश का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे महेश का संधि विच्छेद किया गया है महा प्लस ईश, ठीक है। आपको रहेगा महे प्लस ईश, महान प्लस ईश, मह प्लस ईश, ऐसे करके 4 दिए हुए रहेंगे ऑप्शन में, जिसमें से सही आंसर होगा महा प्लस ईश, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्वर संधि के भेद। सबसे पहले हमने देखा संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि में आपने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला था हमारा स्वर संधि, ठीक है। दूसरा हमारा था व्यंजन संधि और तीसरा हमारा था विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं और इन 5 प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। सबसे पहले आते हैं और डिस्कस करते हैं दीर्घ संधि, और कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या कहा गया कि जब दो स्वर्ण स्वर वर्ण सवर्ण मीन्स की समान वर्ण के हर्ष या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर सवर्ण स्वर बन जाते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ ये सब है, और री, इन सब के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आते हैं जो तीनों से मिलकर आते हैं, क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं। जैसे दो मिल जाए तो अ प्लस आ, या किस तरह से आते हैं उनका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उदाहरण, ठीक है। इन उदाहरण से आप उन संधियों को समझेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला हमारा अ या आ मिल, और अ और आ दोनों मिल करके, जैसे अ प्लस अ अगर मिल गया, अ प्लस अ, तो ये क्या बनता है? आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अ प्लस अ मिला आ, और इनसे बनने वाले संधि को देखेंगे कि अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, ठीक है। अन्न प्लस अभाव क्या हुआ? अन्नाभाव। तो इसमें भी अ और अ मिल करके आ हुआ, ठीक है। अब कोण प्लस अर्क, यहाँ पे भी न जब पढ़ेंगे आप ना तो अ आता है लास्ट में, अ प्लस अ मिल करके क्या हो गया? आ, तो कोणार्क, ठीक है। वैसे ही दूसरा हमारा है अ प्लस आ, आप देखेंगे यहाँ पे कि अ प्लस आ मिल करके भी आ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे शिव व, तो अ आता है और यहाँ पे आ, ठीक है। तो पहले पद का अंतिम पद मीन्स कि पहले शब्द का अंतिम पद और दूसरे का प्रथम पद, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं नए शब्द। तो आप देखिएगा शिव प्लस आलय क्या हो गया? शिवालय, ठीक है। वैसे ही भोजन प्लस आलय भोजनालय, ठीक है। उसे ही आ प्लस अ मिल करके आ बनाते हैं, जैसे कि विद्या आ, विद्या में अंत में आ है और इसके प्रथम पद में अ है, आ प्लस अ मिल करके भी क्या बनाते हैं? आ ही बनाते हैं, से विद्यार्थी। लज्जा प्लस अभाव लज्जा भाव, ठीक है। वैसे ही आ प्लस आ, जैसे कि यहाँ पे विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ हुआ विद्यालय, महा प्लस आशय महाशय, ठीक है। वैसे ही अ और आ का देखेंगे यहाँ पे, तो अ और आ में मिलकर के बना क्या? आ। तो आप देखेंगे शिव व में अ है और यहाँ पे आ है, अ और आ मिलकर क्या बना? शिवालय। वैसे ही भोजनालय, फिर विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी,
वैसे ही है लज्जा प्लस अभाव, लज्जा भाव, ठीक है। आ प्लस आ देखेंगे तो आ प्लस आ में देखेंगे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, महा प्लस आशय, महाशय, ठीक है। तो इस तरह से हम आ या आ को मिलाकर के बनने वाले शब्दों को देखा। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं अगला स्वर्ण जो है वो किससे, ई और ई। ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, दोनों को मिलाकर के भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा, ठीक है। या छोटी बड़ी हो या छोटी छोटी हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो, या एक बड़ी ई हो और दूसरी छोटी ई हो, हर हाल में बड़ी ई ही बनेगा। जैसा कि आप देखेंगे गिरी प्लस इंद्र, गिरींद्र, गिरी प्लस ईश, गिरीश। अब देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के भी क्या बना रही है, बड़ी ई बना रही है। तो क्या है, मही प्लस इंद्र, महींद्र, पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश। तो ये तो हो गया ई वाला। वैसे ही ऊ और ऊ मींस की छोटी ऊ और बड़ी ऊ को मिलाकर के भी बड़ी ऊ बनता है, ठीक है। जैसे भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ, भानुदय। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय, ठीक है। री प्लस री मिलकर के भी क्या बनाते हैं, री ही बनाते हैं। जैसे कि पितृ प्लस ऋण, पितृऋण, पितृऋण क्या होता है, पिता का ऋण, है ना। पिता का ऋण चुकाना मुश्किल है ना। माता का ऋण चुकाना मुश्किल है ना। तो ये पितृऋण था, मातृ ऋण भी होगा, है ना। तो सभी के ऋण को चुकाना मुश्किल होता है, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन में आते हैं उनका। चलिए तो अब हमारा जो है अगला है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में आते हैं। गुण संधि में यहाँ देखेंगे तो बोला क्या क्या कि जब हमारा स्वर संधि का ये दूसरा है गुण संधि, क्या कहा गया कि जब अ और आ के साथ ई और ई आ जाए तो ए बनता है, ठीक है। और जब अ और आ के साथ क्या आ जाए, ऊ और ऊ मिले तो अ बनता है। और जब अ तथा आ के साथ री आ जाए तो अर बनता है, ठीक है। उसके कुछ उदाहरण है यहाँ पे गुण संधि में देखेंगे। पहले वाले जो संधि था उस संधि में देखे कि अ या आ ये मिले तब भी आ बनता है। छोटी ई और बड़ी ई मिल करके भी बड़ी ई ही बनाता है, ठीक है। वैसे ही ऊ प्लस ऊ मिल करके आप देखिए कि बड़ी ऊ बनाता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे थे। यहाँ पे क्या है कि दो जब मिलते हैं तो एक नया बनता है, क्या, ए बनता है, ठीक है। जैसे अ प्लस ई बना, अ और ई मिल करके ए बना। जैसे कि देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस ईश, देवेश, महा प्लस इंद्र, आ और ई का मिलन है महेंद्र। तो इस तरह से जब संधि विच्छेद या संधि होती है तो उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं, ठीक है। गुण संधि के बाद हमारा अगला है यहाँ पे उदाहरण उ प्लस आ प्लस ओ, उ औ, ठीक है। तो ये भी गुण संधि में ही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। अ प्लस उ मिल करके ओ बना, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रो, समुद्रो, समुद्रमी, ठीक है। आ प्लस उ अ, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ठीक है। वैसे ही आ और ऊ को मिला करके वो गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, ठीक है। तो ये सब जो है ये याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम गंगा प्लस उर्मी निकाल रहे हैं तो आपको आ जाएगा गंगोर्मी का संधि करें या सॉरी गंगोर्मी का संधि विच्छेद करें। और वहां पे ये सब दिए हुए रहेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आ और ऊ का मिलन हुआ है और आ और ऊ मिल करके गंगोर्मी बना है, इसकी गंगा प्लस उर्मी। उसके बाद है अ और री, अ और री मिलकर के अर बना। जैसे कि आप देखेंगे देव प्लस ऋषि, अ और री मिलकर के देवर्षि बना। आ और री मिलकर के अर बना। जैसे कि महा प्लस ऋषि, महर्षि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गुण संधि था। तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। अभी हम लोग सभी स्वर संधि में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वर संधि में
का तीसरा जो प्रकार है वो है वृद्धि संधि, है ना। अब देखिएगा वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब अ और आ के साथ, जब अ और आ के साथ क्या आ जाए, ए और ऐ हो जाए तो दोनों मिल करके ऐ बनता है। और जब अ और आ के साथ ओ और अ मिल जाए तो अ बनता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे इसमें अ और ए आ गया, एक प्लस एक, एक एक, अ प्लस ए, मत प्लस एक, मतैक, सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। वैसे ही है वन प्लस औषधि, वनौषधि। और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो जरूर बना लीजिएगा। लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप लाइन बाय लाइन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही है महाऔषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि, परम प्लस औषध, परमौषध, आ प्लस औ के मिलन से बना महा प्लस औषध, महौषध, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है ई। अब देखिएगा ई के आगे कोई विजातीय, विजातीय मीन्स क्या होता है, असमान, है ना। स्वर होने पर ई को य हो जाता है, यण संधि है इसीलिए यहाँ पे य लिखा हुआ है, यण, ठीक है। उ और उ को के आगे अगर किसी विजातीय असमान स्वर के आने पर उ और उ मिल करके व हो जाते हैं। और तीसरा है हमारा री के आगे अगर किसी विजातीय स्वर के आने से री को हम र पढ़ते हैं, जिसे हम लोग यण संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, अब तक हमने देखा तीन, ये हमारा चौथा है यण संधि, ठीक है। यण संधि के उदाहरण देखेंगे तो यण संधि के उदाहरण में आप देखेंगे कि ई प्लस अ मिलकर के य बन गया तो यण संधि हो गया। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, इति प्लस आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक, ठीक है। उसके बाद ई और उ मिलकर के यू बना, जैसे अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, अति प्लस उष्म, अत्युष्म, अनु प्लस आय, अन्वय, ठीक है। ये सब जो है दो तीन बार अगर आप संधि विच्छेद को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से संधि विच्छेद में जितने क्वेश्चन आएंगे उतने सही किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मधु प्लस आलय, मधवालय। उसके बाद है यहाँ पे अनु प्लस ईत, अन्वित। वैसे अनु प्लस एशन, अन्वेषण। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश मीन्स कि पिता का जो आदेश होता है उसे पितृ आदेश कहते हैं, ठीक है। तो पितृ आदेश पर ही श्री राम वन को गए, है ना, तो पित्रादेश हुआ वहां पे, ठीक है। उसके बाद हमारा यण संधि के बाद आता है अयादि संधि, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्वर के 5 वेद देखे थे उसमें से ये हमारा है अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि में आप देखेंगे कि ए और ओ से परे, इससे परे कुछ और शब्द जो हैं किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अब और आब हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा ए प्लस अ मिलकर के अय बना, जैसे ने प्लस अनयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला अयादि संधि। उसमें अयादि संधि की पहचान करने के लिए भी आ सकता है, तो अय, आय, अब, आब, ये इस तरह के जो हैं इससे पता चलता है कि अयादि है, ठीक है। जैसे कि ए प्लस मिलकर के आय बना, जैसे गय प्लस गायक। ओ प्लस अ मिलकर के अब बना, जैसे पो प्लस अन, पवन। अ प्लस अ मिलकर के आव बना, जैसे पावक, नाविक, ठीक है, नावक, धावक, ठीक है, गायक। ऐसे करके अलग अलग शब्दों के संधि विच्छेद किया जाता है। तो ये था हमारा संधि, संधि के 5 प्रकार देखे, ठीक है। 5 प्रकार आप देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा आता है संधि। संधि में हमने देखा
दीर्घ संधि देखा, दीर्घ संधि को देखा जिसमें कि आ ई ये सब था, उसके उदाहरण मिला करके आ ही बनते थे, है ना। आ और अ मिल करके आ बनाएंगे, अ प्लस आ मिल करके आ बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा। उसके बाद दूसरा हमने देखा गुण संधि। गुण संधि के बाद हमने देखा यहाँ पे के कुछ उदाहरण। उसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद देखा यण संधि, यण संधि के बाद हमने देखा अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए संधि के बाद, अब आते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद हमारा दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसा कि हमने बताया कि स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए व्यंजन संधि के डेफिनेशन में किस तरह से है। तो व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल हो, मीन्स कि पहला या तो व्यंजन हो और दूसरा भी व्यंजन हो, या फिर व्यंजन हो और स्वर हो, ऐसा हो व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर। तो इन दोनों के मेल से जो नया परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और दूसरों शब्दों में क्या कह सकते हैं व्यंजन संधि के डेफिनेशन में, कि एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है शरत प्लस चंद्र, शरत चंद्र। अब देखिएगा आपके एग्जाम में जहां जहां, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा शरत चंद्र में हमने लगा दिया हलंत। हलंत इसलिए लगता है कि जैसे त बोलते समय जो ये, चूंकि ये जो है व्यंजन है, व्यंजन है तो इसमें अ लगा हुआ है, जैसे त लास्ट में अ आ रहा है, तो अगर आप हलंत लगा देते हैं तो वो अ की मात्रा जो है वो गायब हो जाती है। इसीलिए जहां जहां आपको इस तरह के शब्द मिले जहां पे हलंत लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि की एक पहचान हो गई ये वाली। और आगे भी हो सकता है, आगे क्या है वो देखते हैं। पहला नियम देखिएगा, इसके कुछ रूल्स हैं, 10 से 12 रूल्स हैं। उन सभी रूल्स को देखेंगे और उस पे कुछ उदाहरण को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च, ज और ट, ड और प और ब भी हो जाता है। मीन्स की क को ग, च को ज, ट को ड, प को ब पढ़ते हैं। वो किस तरह से, वो आगे उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, क और ग मिल करके बना है, ग में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब है कि लंबा इसको नहीं करना है। जैसे कि क ये हो गया है ना, मीन्स की छोटा सा, ये जो है हलंत लगने के बाद अ की मात्रा गायब हो जाती है। हम इसको क नहीं पढ़ सकते, क मीन्स की अ की मात्रा बहुत कम, मीन्स की विलुप्त हो जाती है जब हम हलंत लगा देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं दिक प्लस ज, दिग्गज, है ना। वाक प्लस ईश, वागीश। अच प्लस अंत, अजंत। टा, ट और आ मिलकर के डा बना है, मीन्स की शट प्लस आनन, षडानन। प प्लस जब्ज, पब्ज या अब्ज, ठीक है। इस तरह से अप प्लस ज मिलकर के अब्ज बना है, ठीक। उसी तरह से दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग में पहले वर्ण, पहला वर्ण मीन्स की क ख ग, क ख ग घ में क, ठीक है। वैसे ही च, ट, त, प ये सब क्या है, पहला वर्ण है, ठीक। पहला वर्ण है क, च, ट, त, प का मेल न या म या में से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। जैसे क और म मिला करके क्या बना, ग। जैसे कि वाक प्लस मैं, वांग्मय, ठीक है। च प्लस न मिलकर के य बना, जैसे आच प्लस नाच, अनाश, अन्नास, ठीक है। वैसे ही शट प्लस मास, शनमाश। तन प्लस
उत प्लस नयन उन्नयन, ठीक है। वैसे ही आएगा पम, इन दोनों को मिला करके बना है हमारा म, अप प्लस मैं अमय, ठीक है। तो इस तरह से हम नियम 2 को देखते हैं। अभी हम सभी ये कर रहे हैं संधि और संधि विच्छेद, और उन्हीं संधि और संधि विच्छेद में सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्वर संधि। अब दूसरा हमारा पार्ट चल रहा है व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा विसर्ग संधि, ठीक है। तो आ गए हैं हम लोग तीसरे नियम पे, व्यंजन संधि के। तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि त का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तत् में त है और भ है, दभ बना है, ठीक है। जैसे सत प्लस भावना सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश, भगवत प्लस भक्ति भदवत भक्ति। तत् यहाँ पे त और र मिला है, तो है ना, द्र बना है। जैसे कि तत् प्लस रूप तद्रूप, तद तत् प्लस ध तद्धत, या सत प्लस धर्म सद्धर्म, ठीक है। तो इस तरह से त और ध को मिला करके दध बना है, ठीक है। तो इस तरह से दो वर्णों के मेल आप देख पा रहे हैं, त और ब मिलकर के बना दभ, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा नियम था। यह है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है कि त से परे च या छ होने पर च क्या हो जाता है? ज, या झ होने पर ज, ट, ठ होने पर, ठीक है। ट या ठ होने पर क्या होगा? ट, ड, ढ, ट या ढ, या ढ होने पर प पर, अंग और ल होने पर ल हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे त और प्लस च मिलकर के छ बना है, ठीक है। उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस ज सत्यजन सत प्लस जन, उत प्लस झटिका उज्झटिका, तट प्लस टिका तट्टिका, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लास उल्लास। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अगले नियम पे। अगला नियम जो है वो है त के मेल से यदि श हो तो त और च को श या छ बन जाता है। जैसे त और श मिलकर के छ बना है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, च और छ मिलकर छ बना है, उत प्लस शिष्ट उत्शिष्ट। वैसे ही आप पढ़ेंगे सत्य प्लस शास्त्र सत शास्त्र, ठीक है। तो इस तरह से है हमारा। अगला नियम है हमारा नियम 6। नियम 6 में क्या कह रहा है कि त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया त और ह मिला करके ध मीन्स की उत प्लस हार उद्धार, द उत प्लस हरण उद्धरण, ठीक है। त मीन्स की तद तद मीन्स की उत प्लस हित उद्धित, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नियम 6 है व्यंजन संधि का, ठीक है। अगला हमारा है नियम 7। नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 कहता है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे अच्छ, है ना, तो छ के पहले च वर्ण बढ़ा दिया गया, ठीक है। वैसे ही स्वच्छंद स्वच्छ, तो छ के पहले च बढ़ा दिया गया। उसके बाद है आच्छादन आच्छादन, संधि प्लस छेद संधि छेद। उसके बाद है अनुच्छेद अनु प्लस छेद अनुच्छेद। तो इस तरह से हमारा छ जो है उसके पहले अगर च आ जाता है तो स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण पढ़ा जाता है, ठीक है। तो च वर्ण हमने पढ़ा। उसके बाद नियम 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, इसको भी देखना है हमें। तो आते हैं नियम 8 पे। नियम 8 कहता है कि यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो जाए तो म अनुस्वार के में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनुस्वार दिया हुआ है सब पे, है ना। तो अब देखिए म और च मिलके म और च मिलकर के क्या हो जाता है? अनुस्वार बन जाता है। किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किम कर,
सम प्लस कल संकल्प, सम प्लस चय संचय, म और च का मिलन है। इसमें म और त का मिलन है, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। तो इस तरह से आप भी जब इसको पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो बड़े आसानी से इसको आप कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले में। अगला नियम हमारा नियम 9 है। नियम 9 हमारा कौन सा चल रहा है? हमारा चल रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमारा ये नियम 9 है। नियम 9 क्या कहता है कि यदि म के बाद म का दायित्व हो तो क्या होता है? म म तो सम म हाफ म हो जाता है। जैसे सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मान सम्मान। तो इस तरह से नियम 9 हो गया। नियम 10 देखते हैं। नियम 10 क्या कहता है कि यदि म के बाद य र ल व श स स ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे म प्लस य, ठीक है, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस तय संशय, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस सार संसार। तो इस तरह से हम लोग नियम बनाते हैं। ठीक है, अगले आते हैं अगले नियम की ओर। तो अगला नियम है हमारा 11। नियम 11 क्या कहता है? नियम 11 कहता है कि री र श से परे न का न हो जाता है, परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग और श स का व्यवधान हो जाने पर न का न नहीं होता है। जैसे र में न लगाए तो न बना है, जैसे पड़ी प्लस नाम परी नाम। ठीक है, वैसे ही र में म लगा है तो न बना है, प्र प्लस मान प्र मान। ठीक है, तो ये बदल जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नियम हमारा 11। आते हैं नियम 12। तो नियम 12 जो है हमारा अंतिम नियम है, तो देख लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि पर आएंगे। ठीक है, तो स्वर संधि हो गया हमारा, व्यंजन संधि चल रहा है, इसके बाद विसर्ग संधि होगा, उसके बाद विराम देंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स जो है श हो जाता है। जैसे कि भ और स मिलकर के श बना है। जैसे अभी प्लस सेक अभिषेक, न नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, वि प्लस सम विषम। ठीक है, तो यहाँ पे स जो है श हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ स्वर संधि व्यंजन संधि। अब हम लोग आते हैं विसर्ग संधि। तो दो चीजें हैं स्वर वाले में, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि में क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर विसर्ग की बात करें तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग को हम लोग कोलोन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोलोन है तो ये 2 पॉइंट होता है। मैथ्स में अगर देखेंगे तो ये औसत यानी कि अनुपात का अनुपात का ये सिंबल होता है रेशियो का, और यहाँ पे विसर्ग है जिसको हम लोग कोलोन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि हम इसे विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ भी आपको कुछ नियम देखने को मिलेंगे विसर्ग संधि में। तो इसको पहचानने के लिए यही है कि अगर हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन संधि है, और अगर दो ऐसे लगा हुआ है कोलोन तो क्या है? विसर्ग संधि है। तो ये विसर्ग संधि पहचानने का यही है, लेकिन हमें करना होगा संधि विच्छेद जहां की विसर्ग नहीं दिया हुआ होगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें लगा हुआ रहता है तो या किसमें लगेगा, ये देखने के लिए हम लोग आते हैं और देखते हैं नियम। नियम पहला क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए
या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। देखिए ये सारे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन को आप एक बार समझ के लिए या उत्तर देने के लिए जरूर एक बार देखिएगा। उसके बाद बहुत सारे जो वो हैं वो आपको ऐसे ही आने लगेगा। जैसे कि मैं ओरली अगर आपसे पूछ लूं 7+3 तो बिना लिखे हुए लोग बोल देंगे कि 10 होता है। वो कोई ऐसे नहीं लिखने जाएगा 7+3 और फिर इक्वल और 10। तो ये जो रूल है वो कुछ ऐसे ही होते हैं जो हमें अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, और उसको बनाने के लिए एक बार रूल जरूर देखना है और उसके बाद आप अपने आप बनाने लगेगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे संधि दिए हुए हैं जैसे कि मनोरथ, मनः प्लस रथ मनोरथ। तो आपको क्या करना है, 2-3 बार इसको गो थ्रू होना है, पढ़ना है, ठीक है। सरह प्लस ज सरोज, ठीक है। मनः प्लस भाव मनोभाव, पयः प्लस द पयोद, मनः प्लस विकार मनोविकार, पयः प्लस धर पयोधर, मनः प्लस हर मनोहर। तो सब में ओ देख रहे हैं, ओ ओ ओ ओ ओ। तो सब में ओ आ रहा है। जैसे वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यशः प्लस धरा यशोधरा। तो जहां जहां द्वितीय पद पे सरह प्लस वर सरोवर, तेजः प्लस मैं तेजोमय, यशः प्लस दा यशोदा, पुरः प्लस हित पुरोहित, मनः प्लस योग मनोग मनोयोग, ठीक है। तो ये सब में आप देख पा रहे हैं यो या ओ का मात्रा आ रहा है। तो इससे आप समझ जाइएगा कि विसर्ग संधि में जब दूसरे पद पे इस तरह से हो तो होता है। तो पहला नियम था। अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए और विसर्ग के बाद वर्ण में क्या आ जाए क ख प फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। तो ये दूसरा नियम है जिसमें क्या क्या कर निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप, दुह प्लस कर दुष्कर, ठीक है। तो इस तरह से नियम है। नियम तीसरे पे आते हैं। तो नियम तीसरा क्या कहता है, ये सब हम लोग विसर्ग संधि में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विसर्ग में। विसर्ग में आप सब में कोलोन देख पा रहे होंगे, 2 डॉट ऐसे तरह से है। और जैसा कि आपको पता है कि संधि जो है ये आपको संस्कृत से है, तो संस्कृत वाला ही सारा आपको विसर्ग आ रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा तीसरे नियम में क्या कहता है कि विसर्ग से पूर्व अ या आ तथा बाद में क ख या प फ हो तो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, पयः प्लस पान पय पान, अंतः प्लस कर्ण अंतःकरण, अंतः प्लस पुर अंतःपुर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप देख पा रहे हैं कि आ के बाद जो है क ख या प फ हो तो कोई चेंज नहीं होता है। नियम चौथा है विसर्ग संधि का। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए या ई उ के बाद ई उ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि निह प्लस रव निरव, निह प्लस रस निरस, निह प्लस रोग निरोग, दुह प्लस राज दुराज, दुह प्लस जन दुर्जन, है ना। सत प्लस जन सज्जन आगे आएगा। अच्छा ये सत्य प्लस जन जो है वो व्यंजन संधि का था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विसर्ग संधि देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे नियम 5, पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, ठीक है। जब दूसरा स्वर आता है तो क्या होता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, ठीक है। जैसे किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, य र ल व ह हो तो विसर्ग के साथ क्या होता है, र हो जाता है। सब कुछ है, ये जरूर आप 1-2 बार पढ़िएगा। निह प्लस उपाय निरुपाय, निह प्लस झर निर्झर, निह प्लस जल निर्जल, निह प्लस धन निर्धन, दो प्लस गंध दुर्गंध, ठीक है।
निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस विकार निर्विकार, ठीक है। दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, दुह प्लस नीति दुर्नीति, नी प्लस मल निर्मल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, र हो जाता है कब, जब य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, ध्यान रखना है। नियम छठा कहता है विसर्ग संधि का, क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो श ट ठ श हो तो श, और त थ स हो तो स हो जाता है। मीन्स कि ये हो तो श, ये हो तो ये श, और ये हो तो ये स, ये तालव्य श, तालव्य श, ये हो गया मूर्धन्य श, और ये हो गया दंत स, ठीक है। तो ये तीन स जो है श श स, ये तीनों इस तरह से है, जैसे कि निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस छल निश्चल, नी प्लस तार निस्तार, नी प्लस सार निस्सार, नी प्लस शेष निशेष, नी प्लस स्थिव निष्ठिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। अगला नियम है हमारा सातवां नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर के ओ हो जाता है, और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए प्रथम प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, ये लगाते हैं चिन्ह ओ, लुप्ताकार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लुप्ताकार, ठीक है। जैसे मन प्लस अभिलाषित मनो अभिलाषित, यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नियम 7 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा है 8वां, जिसमें कहा गया कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे देखिएगा निह प्लस रस निरस, निह प्लस रोग निरोग, तो यहाँ पे विसर्ग जो है विसर्ग का विलोप हो गया है, ठीक है, लुप्त हो गया है। चलिए अगला हमारा है 9th रूल। रूल 9 क्या कहता है कि विसर्ग के बाद श श स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाले वर्ण हो जाता है। जैसे निह संदेह, नी प्लस संदेह निसंदेह या फिर निसंदेह, नी प्लस सहाय निसहाय, या इससे आगे आने वाला पूरा वर्ण निस्सहाय, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 9th नियम था, ठीक है। तो ये था हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। और तीनों को हमने देखा, स्वर संधि को, व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, तो ये पूरा कर लीजिए, तो फिर किसी दिन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, जिसमें आप पता करेंगे कि इसमें से प्रयुक्त संधि किस संधि का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो दो आ रहे हैं, दया प्लस नंद, ठीक है, दया प्लस आनंद, क्या आ रहा है, दया प्लस आनंद। तो यहाँ पे आ प्लस आ रहा है, जब आ प्लस आ दोनों स्वर हो जाए तो क्या होता है, तो दीर्घ संधि होता है। तो दयानंद कौन सी संधि है, दयानंद हमारा दीर्घ संधि है, ठीक है। तो इस तरह से आगे और भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा पूरा हमारा संधि और संधि से संबंधित संधि विच्छेद, ठीक है। आई होप कि ये पूरा हिंदी में आपका ये संधि और संधि से संधि विच्छेद संबंधी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो फिर मैं किसी और क्लास में कराऊंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, फिर आगे फिर किसी और हिंदी ग्रामर के टॉपिक को लेकर आऊंगा और डिस्कस कराऊंगा। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है, ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नए सेशन में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।